नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। संसद का बजट सत्र दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू। राष्ट्रपति ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में उभर कर उदाहरण स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि बजट सत्र 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में नया आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया। केंद्रीय बजट कल पेश किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। और भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम पुणे में खेला जाएगा। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व भर में अस्थिरता के बीच भारत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता के एक स्तंभ के रूप में दुनिया के सामने उदाहरण पेश कर रहा है। राष्ट्रपति ने आज संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक देश की भावी पीढ़ियां निश्चित रूप से एक विकसित, सुदृढ़, सक्षम और समृद्ध भारत बनाकर उभरेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के विस्तार का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 5,36,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाने की योजना है। जनजातीय समाज के 5 करोड़ लोगों के लिए धरती व जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रारंभ हुआ है। इसके लिए 80,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान 5 करोड़ जनजातीय लोगों के लिए शुरू किया गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा लाभ देने का फैसला किया है। इन्हें हर वर्ष 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा। छोटे उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़कर 20 लाख रुपया कर दी गई। जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता आनंद कुमार से। जी आनंद, राष्ट्रपति के अभिभाषण के मुख्य बिंदु क्या रहे? लवलीन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार की उपलब्धियों और देश को विकसित भारत बनाने की तरफ लिए जा रहे कदमों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को अपने संकल्पों के साथ तेज गति से आगे बढ़ रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सरकार का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और इस मंत्र का एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत का निर्माण। कृषि क्षेत्र के बारे में जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में आधुनिक और आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था इस सरकार का लक्ष्य है और किसानों को फसलों का उचित मूल्य मिले और उनकी आय बढ़े, इसके लिए प्रयासरत है। इसके साथ ही उन्होंने विमेन लेड डेवलपमेंट के बारे में भी बात की और कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार के प्रयासों का सबसे अधिक लाभ देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज को मिल रहा है। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा, यूपीआई, अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा लिए जा रहे कदमों का जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार के 1 दशक के कार्यकाल का विकसित भारत की यात्रा को एक नई ऊर्जा मिली। जी धन्यवाद आनंद इस जानकारी के लिए। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में दिए गए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण को आज दोपहर बाद लोकसभा और राज्यसभा में रखा गया। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने देश के विकास में डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान पर प्रकाश डाला। सदन ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार तक पहुंचाने के लिए सांसदों का एक भावपूर्ण प्रस्ताव भी पारित किया। बाद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वर्ष 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण सदन में प्रस्तुत किया और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और 3 अन्य दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। इससे पहले दोनों सदनों ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जेम्स अल कार्टर जूनियर को भी श्रद्धांजलि दी।
वित्त वर्ष 2025 में देश के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 6.4% की वृद्धि का अनुमान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा आज संसद के दोनों सदनों में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में ये अनुमान लगाया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि देश ने कृषि और सेवा क्षेत्र द्वारा समर्थित स्थिर आर्थिक विकास प्रदर्शित किया है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने आर्थिक सर्वेक्षण पर जानकारी दे रहे हैं। आइए सुनते हैं। In the last 10 years in particular, whether in terms of introducing new trains, new airports, we're contributing to reduced turnaround time in ports coming down from 48 hours to 30 hours in the last couple of years, and capacity additions in the power sector, falling data cost, and expansion in telecom infrastructure. These are some of the illustrations we have picked up for highlighting here, but there are more details in Chapter 6. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि संसद का बजट सत्र 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में नया आत्मविश्वास और ऊर्जा भरेगा। संसद के बजट सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश विकसित भारत के अपने संकल्प को पूरा करेगा। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होकर रहेगा। 140 करोड़ देशवासी अपने सामूहिक प्रयास से इस संकल्प को परिपूर्ण करेंगे। प्रधानमंत्री ने संसद के सभी सदस्यों से देश को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने की अपील की। बजट सत्र में सभी सांसद विकसित भारत को मजबूती देने के लिए अपना योगदान देंगे। विशेष करके जो युवा सांसद है, उनके लिए तो सुनहरा अवसर है। मैं आशा करता हूं कि हम देश की आशा आकांक्षाओं के इस बजट सत्र में खरे उतरेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल केंद्रीय बजट पेश करेंगी। केंद्रीय बजट 2025-26 आकाशवाणी समाचार के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 पर होगा विस्तृत विश्लेषण। सुनिए विशेषज्ञों की राय, विशेष बजट बुलेटिन, बजट पर प्रतिक्रिया और विशेष साक्षात्कार। बजट से जुड़ी हर जानकारी पहुंचेगी आप तक। 1 फरवरी शनिवार सुबह 10:10 से रात 10 बजे तक 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी गोल्ड और आकाशवाणी के अतिरिक्त चैनलों पर। लोकसभा और राज्यसभा में सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि महिलाओं के योगदान के बिना देश समृद्ध नहीं हो सकता। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस समारोह में श्री धनखड़ ने कहा कि देश ने पहली बार लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान किया है। उपराष्ट्रपति ने कार्यस्थल पर, राजनीति में या अन्य किसी स्थान पर महिलाओं के साथ किए जाने वाले भेदभाव पर चिंता जताई। उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग से इस बात पर मंथन करने को कहा। But what I see and a great challenge which is not noticed, subtle discrimination. I would expect the Commission to brainstorm, generate a national claim that this subtle discrimination gets resonance. आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यमुना नदी में जल की गुणवत्ता पर टिप्पणी को लेकर निर्वाचन आयोग में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। आयोग ने इस बारे में नोटिस जारी कर श्री केजरीवाल से जवाब मांगा था। जवाब में श्री केजरीवाल ने स्पष्ट किया है कि यमुना के पानी में जहर के संबंध में उनका पहले का वक्तव्य उसमें बढ़ते अमोनिया के स्तर के परिप्रेक्ष्य में था और इसका मतलब पर्यावरण से जुड़े इस मुद्दे के अलावा कुछ और नहीं था। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी आर एलिस वाज ने बताया है कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगभग 1,56,14,000 मतदाता वोट डालेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा और पहुंच बढ़ाने के लिए विशेष पहल की गई है। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता, स्टार प्रचारक रोड शो और रैलियां कर रहे हैं।
चुनाव में सभी पार्टियां और उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर द्वारका इलाके में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत अन्य भाजपा नेता शहर में मतदाताओं को संबोधित करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, वरिष्ठ पार्टी नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और सांसद संजय सिंह समेत अन्य पार्टी नेता भी शहर के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी मादीपुर इलाके में एक रैली को संबोधित करेंगे, जबकि पार्टी सांसद प्रियंका गांधी नांगलोई और मुस्तफाबाद में एक रोड शो और एक रैली कर पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान की अपील करेंगी। दिल्ली के मतदाता अगले महीने की 5 तारीख को उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे और मतगणना 8 फरवरी को होगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। और अब खबर प्रयागराज महाकुंभ की। महाकुंभ में हुए हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित न्यायिक आयोग आज प्रयागराज पहुंच गया। आयोग के सदस्य संगम घाट का दौरा कर घटना के कारणों और परिस्थितियों की जांच करेंगे। बुधवार को महाकुंभ के संगम क्षेत्र में हुए हादसे में 30 लोगों की जान चली गई थी और 60 लोग घायल हो गए। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सिफारिशों के साथ आयोग 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने भी कल महाकुंभ में संगम घाट का दौरा कर घटना क्षेत्र का निरीक्षण किया। आगामी बसंत पंचमी को होने वाले तीसरे अमृत स्नान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मेला प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वे जीरो एरर व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसके अलावा सर्वाधिक भीड़ वाले इलाके में ज्यादा से ज्यादा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा बल के साथ मौजूद रहने को कहा गया है। वहीं बॉर्डर एरिया में पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। अमृत स्नान के दौरान संगम नोच पर अत्यधिक भीड़ को रोकने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। इसके अलावा कई स्तरों पर बैरिकेडिंग की जाएगी और डायवर्जन प्लान को लागू किया जाएगा। वहीं अमृत स्नान के दिन कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी में 2 आतंकवादी मारे गए। पुंछ जिले के गुलपुर सेक्टर के खारी करमारा इलाके में नियंत्रण रेखा पर कुछ हथियारबंद आतंकवादियों के घुसपैठ के प्रयासों को सेना ने विफल कर दिया। पूरी रात जारी रही अभियान में अनेक हथियार बरामद हुए हैं। ब्यौरे की प्रतीक्षा है। समझा जा रहा है कि घुसपैठ का प्रयास करने वाले आतंकवादी पाकिस्तानी थे। पंजाब के फिरोजपुर में आज एक सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए और ब्यौरे की प्रतीक्षा है। इस बीच राज्य सरकार ने दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। कुआलालंपुर में आईसीसी अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने भारत को 114 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 14वें ओवर में 1 विकेट पर 97 रन बना लिए हैं। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजारों में आज दोपहर के कारोबार में तेजी का रुख रहा। 30 शेयरों वाला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 740 अंक बढ़कर 77,500 पर और निफ्टी 260 अंक बढ़कर 23,510 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का बजट सत्र दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू। राष्ट्रपति ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में उभर कर उदाहरण स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि बजट सत्र 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में नया आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया। केंद्रीय बजट कल पेश किया जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।